गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराएंगे। आज का हमारा टॉपिक TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए TIR, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहां रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कहता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब व्हेन ए रे ऑफ लाइट बैक इट्स ओवन मीडियम आफ्टर इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट बैक इट्स own medium after incident on surface। ये मतलब होता है रिफ्लेक्शन का कि कोई भी रे ऑफ लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ जाए। रिफ्लेक्शन इंसिडेंट होने के बाद किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो और अपने मीडियम में वापस आ जाए, वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, यहां एक पॉइंट लिखा हुआ है टोटल इंटरनल, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कोई भी एक मीडियम है, यहां एयर है, ये मीडियम है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, मान लो इसको मैं पॉलिश कर दूं तो नॉर्मल ड्रॉ किया और रे ऑफ लाइट को वापस से बाहर भेज दिया, मतलब इस पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो फिर हम ये नया रिफ्लेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं, ये एयर के लिए था। अगर किसी मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाए, अगर किसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन हो जाए, मींस यहां इंटरनल है, दैट इज रिफ्लेक्शन इन बिटवीन इन मीडियम, या सीधा लिख दीजिए रिफ्लेक्शन इन एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर। किसी एयर में ना होकर किसी मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाए, उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो देखिए ये कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक पूरा प्रोसेस बताता हूं, उसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक स्टेटमेंट भी लिखवा देंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं क्या करता हूं भाई, मैं यहां एक बाउंड्री बना रहा हूं, यहां मैं कह देता हूं कि ये एक मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहां एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये कंप्लीट एक मीडियम है, नीचे एक मीडियम है, ऊपर एयर है। मैं कहता हूं कि रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इनिशियली रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मींस सबसे पहले तो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, डॉट डॉट लाइन से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, हम बताते हैं कि ये एंगल I1 है। When a ray of light goes from denser to rarer, then it bends away from normal, और यहां हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं। अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए इफ वी इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल, ये कहता है कि अगर मान लीजिए हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर दें तो उस केस में क्या होगा। देखिए यहां हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मैं फिर दोबारा से ये कह रहा हूं कि अब की बार हमने इंसिडेंट एंगल, अगेन नया इंसिडेंट एंगल, और मैं लिख देता हूं I2 इज ग्रेटर देन I1। यहां जो इंसिडेंट एंगल है वो जो पहले इंसिडेंट एंगल लिया हुआ था उससे कुछ ज्यादा ले लिया। तो हमने क्या किया, हमने क्या देखा, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। भाई देखा हमने कि ये रे ऑफ लाइट तो नॉर्मल से और ज्यादा दूर हट गई,
पॉइंट क्लियर है। मीन्स आप ये भी कह सकते हो R2 इज ग्रेटर देन R1, या आप क्या कह सकते हो R2 इज ग्रेटर देन R1, क्योंकि आपने इंसिडेंट बढ़ाया, रिफ्रैक्टेड और बढ़ गया। अगर ऐसा हुआ तो अगले पॉइंट में हम इंसिडेंट एंगल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। हम केवल और केवल एक एक्सपेरिमेंट टाइप में कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होता है जब हम इसको और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। हमने इसको और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, यहां इस एंगल को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो क्या देखा, ये रे ऑफ लाइट और भी ज्यादा बेंड हो जाती है और सरफेस के पैरेलल हो जाती है। मींस यहां जो R इज इक्वल टू है ये 90 डिग्री बन जाता है। तो हम इस एंगल को, चलो मैं लिख देता हूं IC, ये एंगल हमारे पास क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाएगा। क्रिटिकल IC से लिखेंगे, दैट इज हम लिख देंगे बेटा IC इज ऑल्सो ग्रेटर देन I2, IC इज ऑल्सो ग्रेटर देन I2। ये कंडीशंस हैं जो याद रखनी है। मीन्स मैंने आपको एक पॉइंट बताया, क्रिटिकल एंगल इज दोज एंगल दोज इंसिडेंट एंगल बोलूंगा बेटा, दोज इंसिडेंट एंगल in a denser medium in which refracted ray moves parallel to surface, that is R is equal to 90 degree। refracted ray सरफेस के पैरेलल मूव कर जाए। अगर रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के पैरेलल मूव कर जाती है तो हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल के साथ तो 90 डिग्री एंगल बन गया, क्योंकि सरफेस तो हॉरिजॉन्टल है, नॉर्मल ड्रॉ किया था। आर क्या हो गया 90 डिग्री। हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हम क्या कहेंगे भाई, मैंने ये कहा, अब देखिए ये साफ कर रहा हूं, इसकी मेरे हिसाब से कोई खास जरूरत नहीं रही, इधर साफ कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, मेरे हिसाब से स्नेल्स लॉ में पढ़ा था म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मेरे हिसाब से ये पढ़ा था। मींस यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी वो क्या थी μ2, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या थी μ1, मींस μ2 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट एंगल क्या है IC इज इक्वल टू μ1, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है 90 डिग्री। एयर के लिए μ1 1 होती है, साइन 90 भी क्या होता है 1। मीन्स हम क्या कह सकते हैं म्यू साइन IC इज इक्वल टू 1, और मैंने इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 से म्यू बोल दिया कि कोई भी मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, that is mu sin IC is equal to 1 sin of IC is equal to 1 by mu, और आप ये कह सकते हो sin of IC is inversely proportional to refractive index। ये भी कह सकते हो कि जो क्रिटिकल एंगल है, जो क्रिटिकल एंगल है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला पॉइंट। सेकंड, आपसे कहा जाए कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 1 बाई म्यू है, तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, IC की वैल्यू क्या होगी। मींस मैं ये कहूंगा कि IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। देखिए साइन इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स आ जाएगा 1 बाय म्यू। तो यहां मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि हम क्रिटिकल एंगल भी निकाल देते हैं। क्या करते हैं भैया, हम क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल एंगल के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, उनके साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल क्या होते हैं, ये सब हमें मालूम होने चाहिए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, वी नो
म्यू वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होती है, जिसको क्या बोलते हैं 1.33। ठीक है, अगर आपने इंसिडेंट एंगल निकालना है, ये क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्या पढ़ा आपने, साइन इनवर्स 4/3, और साइन इनवर्स 4/3 मीन साइन इनवर्स 1.33, जस्ट लाइक 48.75 समथिंग होता है, 48.75 डिग्री। ये एंगल आ गया आपके पास, वाटर का क्रिटिकल एंगल है। अगर इससे ज्यादा एंगल पर कोई भी रे ऑफ लाइट आई तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा वाटर के अंदर। अगर मान लीजिए इसी तरह हम एक क्रोन ग्लास की बात करते हैं, ये कहता है म्यू क्रोन ग्लास दो टाइप के होते हैं, एक फ्लिंट ग्लास होता है, एक क्रोन ग्लास होता है। क्रोन ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना भैया, वो 3/2 होती है, और अप्रोक्सीमेट 1.52 बोलते हैं, वैसे तो हम 3/2 लिख देते हैं, एक्यूरेट तो 1.52 होती है। और फ्लिंट ग्लास की होती है हमारे पास 1.65 ये होती है। क्लियर? अब एक बात मैं आपको बताता हूं, दोनों के लिए एंगल बदल जाएगा, दोनों के लिए एंगल डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक के लिए जो एंगल होगा 41.14 डिग्री, सॉरी 41.14 डिग्री, और इसके लिए होगा 37.38 समथिंग, कुछ इतना ही होता है, 31 डिग्री ये होता है म्यू फ्लिंट ग्लास, म्यू क्रोन ग्लास। तो इनके लिए हमने क्रिटिकल एंगल निकाल दिया। ये सब जो मैं बता रहा हूं ये क्रिटिकल एंगल है, आईसी है ये, इसके लिए आईसी ये हो जाएगा। जब हम साइन इनवर्स करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इससे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं वो डायमंड के लिए बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 2.62, डायमंड की 2.42। डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होती है, या देख रहे हो 1.33, 1.52, 1.65, और वहां डायमंड की देख रहे हैं तो 2.42। वाटर से लगभग डबल ही पहुंच गई है, वाटर से लगभग डबल पहुंच गई है। और यहां से अगर हम इसका क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो ये 24.42 डिग्री समथिंग, लगभग 25 डिग्री, 25 डिग्री के समथिंग हम मानते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए इस टेबल के बारे में। ये चारों के चारों मैंने इसलिए बताए हैं कि काफी बार न्यूमेरिकल्स में इनके क्रिटिकल एंगल लिखे हुए नहीं आते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखी हुई नहीं आती, तो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको मालूम होनी चाहिए और क्रिटिकल एंगल भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो हम क्रिटिकल एंगल तक ही पहुंचे हैं। हमारा टॉपिक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। देखिए चलो देखिए, अब हमने क्या किया, ये मीडियम बना हुआ था हमारा, हमने सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ किया भाई। ठीक है, यहां जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी इस एंगल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया आई, और मैं यहां लिख देता हूं आई इज ग्रेटर देन आई सी। मीन्स यहां जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, यहां का जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, ग्रेटर है। हियर इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देन अब क्या होगा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रे ऑफ लाइट अब एंटर करेगी तो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, एंटर करेगी तो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, और इस एंगल को आर कह दिया। जब कोई भी रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में आती है और उसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये डेंसर मीडियम था, आप सभी को मालूम है, डेंसर मीडियम है। इसका मतलब कि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में थी, सरफेस पर इंसिडेंट हुई और उसी मीडियम में वापस आ गई तो रिफ्लेक्शन हो गया। इस फेनोमेना को, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द फेनोमेना इन विच द रे ऑफ लाइट moves in denser medium and incident on the surface of a denser medium and reflect in its own medium because of its angle is greater than the critical angle. और ये भी कह सकते हैं when a ray of light goes in denser medium having incident angle is greater than critical angle, then ray of light reflect and back its own medium. This phenomena is called as total internal reflection. तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे जो मैंने आपसे बोलकर बताई है। दूसरा पॉइंट, अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां रिफ्लेक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है ये? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब स्नेल्स लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते, अब आप रिफ्लेक्शन रूल फॉलो करोगे। मेरी बात समझ गए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। चलो एक पॉइंट बताना है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर मैं चल रहा हूं, यहां मैं एक एग्जांपल लेकर रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, काफी बार पूछा भी जाता है, ठीक है, और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं इसमें, ठीक है। मैंने कहा कि ये मीडियम है पूरा, यहां पूरा मीडियम है, ठीक है। मैं देखता हूं, हाँ जी, अब ये कंप्लीट मीडियम है। मैंने ये कहा कि रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो गई, एक बात समझनी है, एक पहले एग्जांपल समझिए। मैंने कहा इफ ये वाला जो एंगल है आई इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये आर भी क्या होगा? 70 होगा, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट नीचे आ गई, ठीक है। अब की बार मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हम इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को देखते हैं और इससे भी ज्यादा एंगल ले लेते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने सरफेस पर, इस एंगल को मैंने 75 डिग्री बोला, मीन्स इससे भी ज्यादा एंगल लिया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? ज्यादातर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो ये कर देते हैं कि रे ऑफ लाइट को यूं कर देते हैं और बता देते हैं कि सर ये तो अब की बार 65 होगा, क्योंकि 5 डिग्री ऊपर गया, ये 5 डिग्री और नीचे चला जाएगा, जो कि रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग। ये बात याद रखना। अब सही क्या है? मैंने आपसे बोला कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मींस रे ऑफ लाइट इधर जाएगी और ये जो एंगल बनना है ये 75 डिग्री ही बनना है। अगर आप यहां से और इंक्रीज कर देते तो 80 डिग्री, तो इधर 80 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। हम ये सोच रहे हैं कि रे ऑफ लाइट यूं नीचे दबती जा रही थी, नॉर्मल से दूर हटती जा रही थी, और फिर देखा कि यहां से भी और दूर हट गई नॉर्मल से, और यहाँ आई इज इक्वल टू आर हो गया। अगर हम और देखेंगे तो ये और नीचे आ जाएगी। हमारे माइंड में ये रूल रहता है, नहीं, ये उस केस में होता अगर रिफ्रैक्शन होता, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सिंपल सा एक रूल लगेगा। यहां तक समझ आ गया होगा? ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद हमारे पास एक दो मैं न्यूमेरिकल्स करता हूं और कुछ एप्लीकेशन की बात करता हूं, ठीक है। एक तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। देखिए, application of total internal reflection। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं और ये भी मैं आपको बता देता हूं। उन एप्लीकेशंस को ढंग से पढ़ना है और एग्जाम्पल और उनके डायग्राम के साथ पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैं बता रहा हूं। पहला हम बोलते हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। देखिए, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड कि डायमंड का चमकना, स्पार्क करना। हम क्या कहेंगे? इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि
जब भी डायमंड माइंस से निकाला जाता है उस समय वो नहीं चमकता, क्योंकि उसकी कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होती, उसको तराशा जाता है, उसको उसकी शेप बनाई जाती है। आपको पता होगा कोई भी हम डायमंड देखते हैं तो वो इस तरह की पिरामिड शेप में होता है, यूं उसको उसकी काफी सारी साइड्स होती हैं जिनको एक दूसरे से मिलाया जाता है, यूं काटा जाता है उसको हर तरफ से, यूं काट काट के ऐसे, और फिर डायमंड बनाया जाता है। डायमंड कभी भी एक प्लेन शेप में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चमकता तभी है जब उसकी शेप बदली जाती है, उसको तराशा जाता है। क्या करते हैं कि रे ऑफ लाइट किसी भी एक सरफेस से एंटर हो गई, मान लीजिए इस सरफेस पर इंसिडेंट हो गई, नॉर्मल डाला जाएगा। अब आपको पता है डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी होती है, 2.42। मेरी बात समझ रहे हैं? और इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24.4 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल है, अप्रोक्सीमेट 24.42, ये अप्रोक्सीमेट एंगल है। अगर आप यहाँ इंसिडेंट एंगल देखोगे तो 24 डिग्री एंगल बहुत छोटा एंगल होता है, 24 डिग्री एंगल अगर सही से देखा जाए तो अगर हम देखें कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई, आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, रे ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल 24 से ज्यादा है। अब क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट दूसरे सरफेस पर गई, हमने फिर दोबारा दूसरे सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, हम देखेंगे यहां भी इंसिडेंट एंगल बहुत ज्यादा है, अगेन रिफ्लेक्ट हो गई, अगले सरफेस पर चली गई, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, वो किसी दूसरे सरफेस पर चली गई, अगले पर नॉर्मल ड्रॉ किया, और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होते होते एक सरफेस से दूसरे सरफेस, दूसरे से तीसरे पर, और यूं बैंड होते होते उसी के अंदर ही रह जाती है, वहां से बाहर नहीं निकल पाती। और इस तरह की बहुत सारी लाइट डायमंड के अंदर चली जाती है। आपको पता है जहां लाइट होती है वहीं तो ब्राइटनेस होती है। आप किसी लाइट की तरफ देख रहे हैं, ये लाइट है, इधर लाइट है, यही तो ब्राइटनेस है, क्योंकि इनके पास लाइट पार्टिकल्स हैं। वही बात इसमें लाइट पार्टिकल्स, लाइट रे ऑफ लाइट एंटर कर गई, बाहर नहीं निकल पाई। अब जिसके पास लाइट पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, चमकेगा। दैट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। क्लियर? ये पहला एक एप्लीकेशन मैंने आपसे बताया था। एक एप्लीकेशन आता है मिराज। काफी सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक एग्जांपल हम देते हैं, रोड का एग्जांपल ले लेते हैं। रोड, ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये रोड है, ठीक है, रोड सरफेस है ये, क्लियर? ये रोड सरफेस है। जून जुलाई के महीने में मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, जून जुलाई जब बहुत जबरदस्त धूप होती है, ठीक है, बहुत जबरदस्त धूप है, गर्मी है, उस समय की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं जब हम कार चला रहे होते हैं, या फिर अगर हम देखें तो बस में बैठकर जा रहे हैं, तो वहां हम देखते हैं रोड पर कहीं तो डार्क ब्लैक होता है, कहीं पर रिफ्लेक्शन आता हुआ, हमारे आंखों पर रिफ्लेक्शन आता है। काफी बार हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं जैसे कि रोड पर पानी भरा हुआ हो, ठीक है, ऐसा हमें दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड मिराज। यही तो मिराज है। क्या होता है कि हम जब गर्मियों के दिनों में, जून जुलाई के महीने में बहुत जबरदस्त गर्मी है, रोड गर्म हो जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, हॉट। गर्मी हो जाने से, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से यहाँ के पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, और जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। ये पॉइंट याद रखना आपने, जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। जब टेम्परेचर जितना डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, पार्टिकल्स उतने ही पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब हम कहेंगे कि यहां तो रेयर मीडियम हो गया, और जितना हम ऊपर जाएंगे डेंसर मीडियम आता हुआ चला जाएगा। मेरी बात समझ आती होगी? इसका मतलब है कि यहां जो लेयर्स बनी है, ये जो लेयर्स है, ये दूर दूर, और जितना हम ऊपर जाते जाएंगे लेयर्स पास पास होती चली जाएंगी, पार्टिकल्स पास पास आते चले जाएंगे। सिस्टम समझ आ गया होगा? मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो ये मैंने लाइनें बनाई हैं, ये मैंने ये कहा है कि पार्टिकल्स यहां दूर दूर है, जितना हम ऊपर जाते जा रहे हैं पार्टिकल्स नजदीक आते हुए जा रहे हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई?
यहां हम देखते जाएंगे पार्टिकल्स और नजदीक आते हुए चले जाएंगे। मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये डेंसर मीडियम हो गया, यहां रेयर मीडियम हो गया। और डेंसर और रेयर मीडियम को अगर हम देख रहे हैं, हाँ बेटा बाद में बेटा क्लास चल रही है। यहां से जब हम देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, सन तो ऊपर है ना, रे ऑफ लाइट तो डेंसर से आ रही है। अब डेंसर से इसमें एंटर कर रही है, रेयर में यहां एंटर कर रही है। हम ये कहेंगे कि रे ऑफ लाइट यूं आ गई। जब डेंसर से रेयर में आएगी तो देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम देख रहे हैं यहां एंगल कुछ अलग था और अब इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ तो यहां एंगल कुछ अलग है। हम क्या देख रहे हैं, यहां I1 एंगल है, इस सरफेस पर I1 एंगल था, यहां I2, और इस तरह से ये एंगल इंक्रीज हो गया और ये एक ऐसा एंगल आ गया जो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया और यहां से रे ऑफ लाइट बेंड होकर वापस चली गई, TIR हो गया। इस पॉइंट पर क्या हो गया, TIR। समझ आ गया? क्योंकि हम कह रहे थे कि डेंसर से जब रेयर में आती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां नॉर्मल था, इसे थोड़ा दूर हट गई, फिर यहां नॉर्मल इस सरफेस पर और दूर हट गई। हम क्या देखते जा रहे हैं कि ये वाला एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, ये वाला एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ ये तो दोनों सेम एंगल है, ये इंक्रीज हो गया तो ये भी तो बढ़ गया। अब ये एंगल इंक्रीज हो गया तो ये दोनों सेम है, तो ये भी बढ़ गया। इसका मतलब हर स्टेप पर एंगल इंक्रीज होता हुआ जा रहा था। जब हर स्टेप पर एंगल इंक्रीज होता हुआ जा रहा था, एक टाइम ऐसा आया कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंक्रीज हो गया। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंक्रीज हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया और रे ऑफ लाइट बाहर चली गई। क्या देखा, रोड लेवल तो यहाँ है, ग्राउंड लेवल तो यहाँ है, रे ऑफ लाइट तो इतनी ऊपर से ही बाहर निकल गई। मतलब ये कैसा नजर आएगा आपको, डार्क नजर आएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर रे ऑफ लाइट आपकी आंखों पर जाएगी और आपको यूं पानी सा नजर आता है, एक जगह पर डार्क नजर आता है। जहां बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वहां आपको पानी सा नजर आएगा, जहां रे ऑफ लाइट पहुंच ही नहीं रही वहां आपको डार्क रोड नजर आएगा। दैट इज मिराज। मिराज का एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। देखिए, अक्सर ज्यादातर हमने देखा होगा कि तालाब के किनारे, जैसे कि यहाँ पानी भरा हुआ है, ये तालाब है, ठीक है, हाँ, और मैंने कहा कि ये तालाब के किनारे कोई एक पेड़ है यहाँ, ठीक है, ये कोई पेड़ है। हम देखते हैं कि इस किनारे पर जो ये पेड़ लगा हुआ है, इसकी जस्ट इमेज इसके नीचे बनी रहती है। ये भी TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम हमेशा नहीं देखते, बट कभी कभी देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हम कभी कभी ये देखते हैं कि इसकी जस्ट ये इमेज या नीचे की तरफ बनी हुई है। क्लियर है? ऐसा हम देखते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। सिंपल सा मतलब है कि जिस तरह से हमने आपको ये समझाया था, गर्मियों के दिन में देख पाते हैं कि इसकी इमेज बनी हुई है, जब तक ये पानी का लेवल गर्म नहीं होगा इसकी इमेज आपको यहां नजर नहीं आएगी। ये बात याद रखना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं कि ये पानी ये यहां से वाटर लेवल गर्म हो गए, ये वाटर लेवल है और ये वाटर लेवल है, तो हॉट वाटर लेवल बोल देता हूं इसको, तो गर्म पानी है। यहां से देखेंगे तो ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे क्या होता चला जाएगा भाई, डेंसर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट यहां से आई, इंसिडेंट हुई, डेंसर टू रेयर, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैंने इसको दूर की तरफ निकाल दिया, यहां देखा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो देखा ये एंगल जो है ये इससे इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होते होते ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और एक आगे बाहर की तरफ निकल गई। हमने इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाया, इस रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों लाइनें जहां मिली वहां इमेज बन गई। यही हमारे पास क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रूल TIR है,
ऊपर हमारे पास डेंसर मीडियम है, नीचे हमारे पास ये रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर रे ऑफ लाइट जा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इसके दो और भी एग्जांपल हैं, दो और भी एप्लीकेशन है, उनको देखेंगे। एक आता है टीआईआर के बेस पर मैं आपको बताता हूं ऑप्टिकल फाइबर, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा है ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर केबल का नाम सुना होगा, प्रैक्टिकल कराएंगे तो हम आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे भी, काफी अच्छा है। हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल रखी हुई है और हम आपको दिखाएंगे भी। क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर 3 पार्ट, अलग अलग पार्ट होते हैं। कैसे? सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है ये सिलेंड्रिकल कोर होती है, सिलेंड्रिकल कोर, समझ आ गया हो? इस सिलेंड्रिकल कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लीजिए, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं जो फ्लिंट ग्लास की होती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये गिलास की भी बन सकती है, सिलिका की भी बना सकते हैं भाई, और प्लास्टिक की भी बना देते हैं, ठीक है। और किस किस की बना सकते हैं? वैसे तो बस यही है, सिलिका, प्लास्टिक। और इसका साइज जो होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी पतली होती है। आप सोच रहे हो सर आपने तो बहुत बड़ी बना दी, बट इतनी मोटी नहीं होती है ये। हेयर, जस्ट लाइक हेयर, आपके बालों का जो साइज है उतना होता है। मेरी बात समझ रहे हो? आपके बालों की जो थिकनेस है उतनी ही थिकनेस के समथिंग होती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर है इसकी थिकनेस। क्लियर? देखिए, और हाँ, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.52। मैंने आपसे बताया था जो हम क्रोन ग्लास की लेते हैं 1.52 क्रोन ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी काफी ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे होगे? इसके अंदर होल होता है, ये खाली होती है अंदर से, इसके अंदर ये होल है, जस्ट लाइक पाइप है, सिलिंड्रिकल कोर है, सिलिंड्रिकल पाइप है, होलो सिलेंड्रिकल कोर होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है, होलो होती है, खाली होती है। अब क्या होता है कि इसके अंदर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई एक पॉइंट से, जैसे कि यहां से एंट्री कर रही है, रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद अगले सरफेस पर अगेन रिफ्लेक्ट, अगेन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली जाती है। ये प्रोसेस होता है ऑप्टिकल फाइबर का, जिसके अंदर कोर है। क्यों? क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गई, 1.52 हो गई। तो एंगल तो हम पहले भी आपको बता ही चुके हैं, 1.52 है तो लगभग 38 डिग्री समथिंग हो जाता है। तो उसके बाद इसके ऊपर एक कवरिंग होती है इसकी सपोर्ट के लिए, ठीक है। हमने कहा कि इस कोर के ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं क्लैडिंग, सेफ्टी कवरिंग। क्योंकि आपको पता है ये बहुत पतली है, इसका साइज बहुत कम है, अगर कहीं थोड़ा सा भी इस पर फोर्स लगा, प्रेशर आया, ये टूट जाएगी। और हमारी जो, अगर मान लीजिए बीच में से टूट गई तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट। पहले हम देखते थे कि जो हमारी केबल आती थी वो नॉर्मल केबल होती थी कि कोई भी चोरी कर लेता था, पिन लगाई और उसमें कनेक्ट किया और चलो काम चल गया, है ना। बट आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसमें लाइट पास होती है, लाइट, करंट पास नहीं होता, लाइट पास होती है। किसी ने भी बीच में यहाँ पंचर किया, बीच में कोई भी कील लगाई, लाइट यहीं पर स्टॉप, आगे के सारे कनेक्शन बंद। अब वो लाइट पिन से थोड़ी जाएगी, मेरी बात समझ गए ना। तो क्या हो गया, ये फाइबर है जो लाइट से पास कर रही है और इसकी कवरिंग के लिए एक क्लैडिंग बनाई है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 बोलते हैं और μ2 लिख देते हैं हम, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट वेरी स्मॉलर देन कोर, मींस आप ये कह सकते हो कि μ1 से थोड़ी सी कम होती है, 1.48।
कभी कभी क्या होता है, रे ऑफ लाइट इसमें से कोई एंगल नहीं बन पाया सही से, तो यहां से बाहर निकल जाएगी और क्लैडिंग में पहुंच जाएगी, क्लैडिंग उसको बेंड करके वापस कोर में पहुंचा देगा। मेरी बात समझ गए? और उसकी कवरिंग भी करती है, सेफ्टी भी करती है, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होती है। थर्ड मैं आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं बफर कोटिंग। बफर कोटिंग का मतलब है कि जैसे कि जो उसके ऊपर कवरिंग होती है, भाई पिंक कलर आप बता सकते हो, ब्लैक कलर की जो कवरिंग होती है, जैसे वायर होती है ना, वायर पर एक रबड़ की कवरिंग होती है, उसी टाइप की कवरिंग होती है। ये भी सेफ्टी के लिए होती है। इस कोटिंग के अंदर स्टील वायर होती है, स्टील की वायर्स लगी रहती हैं। जैसे कि हम एक पोल से दूसरे पोल पर बांध दें तो उसके वेट से उसके ऊपर टेंशन आएगी, टेंशन से उसकी कोर और क्लैडिंग पर कोई इफेक्ट ना हो। टेंशन किसके ऊपर आएगी? केवल बफर कोटिंग, और उसमें वायर लगी हुई है, स्टील वायर, जो उसके वेट को बैलेंस कर लेगी, जो उसके वेट को रोक लेगी और हमारी कोर और क्लैडिंग सेफ रहेगी। ये किसका काम है? बफर कोटिंग का काम है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूं, प्रिज्म भी आते हैं। क्या आते हैं भैया? प्रिज्म। देखिए, इनको बोलते हैं राइट प्रिज्म, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस टाइप क्या होता है, इस टाइप का होता है। ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ये प्रिज्म है भाई। ये एंगल 45, ये एंगल 45। इनमें क्या होता है आपको पता है? ये ग्लास का बना रहता है। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल भी आपको मालूम है। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 41.14 डिग्री। दूसरा एक होता है 38 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, जो भी, बट हमने तो ज्यादा से ज्यादा ले लिया। अब मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आपने किसी की भी इमेज बनानी है प्रिज्म से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है। आपने क्या कहा कि रे ऑफ लाइट, मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से या बी पॉइंट से आप ये कह रहे हो कि रे ऑफ लाइट यूं गई, इंसिडेंट हो गई। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सीधी सी बात है, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना होगा? 45 तो इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। मेरी बात समझ गए कि नहीं? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ रे ऑफ लाइट तो इधर चली गई। अगर ए पॉइंट से कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है, ये इंसिडेंट हुई, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये यहां चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? आपकी इमेज ए डैश बी डैश ऐसे बन जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? तो ये आपकी इमेज बन गई। आपने दोनों पॉइंट से रे ऑफ लाइट लेकर गए और यहां आपने शो कर दिया। प्रिज्म के अंदर इमेज बन जाती है इस तरह से। प्रिज्म को अगर अलग तरीके से रखा गया है, मान लीजिए आपसे ये कह दिया गया कि ये है 90 डिग्री एंगल, ये देखिए, ये कोई भी एक प्रिज्म है। आपने आपसे ये कहा गया कि यहां आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा? आपने कह दिया कि ये ए बी है। यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, 1 मिनट। यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ गई, अगेन यहां से रिफ्लेक्ट होगी, इधर आ जाएगी। अब आप सोच रहे हो सर ने तो याद किया हुआ है,
नहीं, मैंने कहा कि अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखिए यहां आप सोच रहे हो ये तो नॉर्मल ही जा रही है, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया 45 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता 45 ये एंगल 45 है और ये भी कितना है 45 है। अब इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहां भी कितना बना 45, ये भी कितना आ गया 45, अगेन 90 से वापस आ गया। अब यहां इस पॉइंट से लेकर जाइए, जब आप इस पॉइंट से लेकर जाएंगे तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर गई यहां पर, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। अब क्या होगी, 45 डिग्री एंगल बनेगा, बैंड होगी और ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको मैं डबल लाइन से, डबल एरो से शो कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब सेम वही बात, ये नॉर्मल है, यहां से ये नॉर्मल है 45, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, जो बी से डबल एरो पर जा रही थी वो तो बी यहां आ गया, और ए से सिंगल एरो पर जा रही थी वो ए यहां आ गया, मतलब ए डैश इधर बी डैश इधर, इन्वर्टेड इमेज बन गई। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम है जो प्रिज्म के अंदर भी होता है। तो आप ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद TIR के अंदर मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूं जो जरूरी है, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्चुअल करवा देता हूं, पहले तो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा अच्छा है, फिर एक दो न्यूमेरिकल करा देंगे। ये कहता है कि एन आइसोट्रोपिकल पॉइंट सोर्स is placed at a depth h below the water surface. एक वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, एच डेप्थ, ये इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर है, यहां पर ये एच डेप्थ है। फिर बोल रहा हूं एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ h बिलो द वाटर सरफेस। ये कहता है कि एक वाटर सरफेस में हम देखते हैं कि h डेप्थ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है O, फर्स्ट पॉइंट, या कोई भी सोर्स मान सकते हो। आगे ये कहता है ए फ्लोटिंग ओपेक डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर so that the bulb is not visible from the surface। ये कहता है कि यहां पर एक डिस्क रखी जाती है, देखना ध्यान से, ये कहता है कि इस सरफेस के नीचे यहां सोर्स रखा जाता है, बल्ब है ये, ठीक है। अब यहां एक इस सरफेस पर एक डिस्क रखी जाती है, इस सरफेस पर एक डिस्क रखी जाती है, ये आपके पास क्या है, डिस्क। डिस्क की रेडियस आपने आप बता दी। ये कहता है द बल्ब इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सरफेस, बल्ब इज नॉट विजिबल from surface. What is the minimum radius of the disk? जो ये R है, मिनिमम बतानी है कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम रेडियस कितनी होनी चाहिए। टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, ये कहता है कि आपको ये बल्ब दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ये बल्ब दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हो कि यहां से क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यहां से तो दिख जाना चाहिए ना, यहां से दिख जाना चाहिए भाई, ये डिस्क हटा दोगे तो दिखाई दे जाएगा आपको। आपने डिस्क को सरफेस पर रखा, तो ये R कम से कम कितना होना चाहिए कि बल्ब ही दिखाई ना दे। इसका मतलब ये कहता है कि यहां से जो रे ऑफ लाइट जा रही है, यहां नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहां जो एंगल आएगा, ये यहां जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद 90 डिग्री एंगल बना दे, सरफेस के पैरेलल चली जाए, आपको बल्ब दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर इससे ज्यादा एंगल लिया, अगर आप ये कहते हो कि सर हम तो इससे भी ज्यादा एंगल लेते हैं, तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर आ जाएगी। आप देख तो यहां से रहे हो ना,
अरे आप देख तो ऊपर से रहे हो ना, सरफेस के ऊपर से, मतलब जहां रे ऑफ लाइट, जहां क्रिटिकल एंगल बन जाए, जहां क्या बन जाए, क्रिटिकल एंगल, उससे ऊपर आपको दिखना बंद हो जाएगा। आप कहोगे सर अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले लूं तो, अब मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं, ध्यान से सोचना इसको, मैंने कहा यहां ले लेते हैं, तो सीधी सी बात है रे ऑफ लाइट बाहर जा रही है आपको नजर आ जाएगी, पर यहां क्या आ गई, डिस्क का पार्ट आ गया ना, आपको दिखाई कैसे देगा। मतलब जहां क्रिटिकल एंगल है वहां तक की रेडियस की डिस्क तो लेनी जरूरी है। जहां क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल, क्या बनना चाहिए, क्रिटिकल एंगल बनना चाहिए, वहां तक की रेडियस की क्या लेनी है, डिस्क लेनी है। तो क्या होगा, आपको बल्ब दिखाई नहीं देगा। अगर आपने बल्ब को देखना होगा तो सरफेस के पैरेलल, जो वाटर लेवल है उस लेवल के एकदम पैरेलल आकर देखना होगा, उस समय आपको बल्ब नजर आएगा, वरना आपको सरफेस के ऊपर से बल्ब नजर नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं दिखाई देगा। बल्ब है बट दिखाई नहीं दे रहा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन तो सिंपल है, साइन ऑफ IC इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/μ। क्रिटिकल कंडीशन है भाई, क्रिटिकल कंडीशन के लिए पढ़ाया भी था, साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/μ। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये IC है तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या हो गया, IC। ये ट्रायंगल बना रहा हूं, देखो मैंने कहा ये H है, ये R है, ये IC एंगल है। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अगर मान लीजिए यहां से मैं कहूं टेंजेंट IC, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो गया बेटा, R/H। बोलो हो गया कि टेन थीटा क्या हो गया, R/H। तो R रेडियस कितनी लेनी है, R इज इक्वल टू H tan ऑफ IC। बेटा क्वेश्चन के अंदर हाइट गिवन थी, बता रखी थी, पर यहाँ क्रिटिकल tan ऑफ IC अभी भी हमें मालूम नहीं है। हमारे पास गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हम चाहते हैं कि tan ऑफ IC की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बता दें। तो मेरे हिसाब से काफी सिंपल होगा, साइन IC गिवन है यहाँ 1/μ, मतलब मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज μ, ये एंगल IC। मेरे हिसाब से साइन IC क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया बेटा, मेरे हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसका अंडर रूट, म्यू स्क्वायर -1 हो गया। अगर इस ट्रायंगल से देखा जाए तो tan ऑफ IC क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ IC इज इक्वल टू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन म्यू स्क्वायर -1। ये आपका आंसर आ गया, दैट इज मिनिमम, कम से कम इतने रेडियस की आपने डिस्क लेनी होगी, ठीक है। और आपकी बुक में भी काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, काफी इजी भी हैं। मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं कि आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर किसी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिए, आप मेरे पास सेंड करिए, उसका सोल्यूशन हम अगली क्लास में कराएंगे। थैंक यू।